हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम कर रहे हैं BCC 105 और चैप्टर 7 प्रतियोगिता फॉर्म द्वारा लाभ अधिकरण। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो का अपलोड हो चुका है और सेकंड पार्ट मैं भी बना रही हूँ। तो इसमें हमने पढ़ा था बाज़ार के बारे में कि बाज़ार क्या है और बाज़ार को कितने भागों में बांटा गया है। दैनिक बाज़ार, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। दैनिक मतलब रोज़ का बाज़ार जो रोज़ लगता है, जिसमें रोज़ ही जिसमें पूर्ति चेंज मतलब पूर्ति चेंज नहीं होती है, उसकी मांग बढ़े घटे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पूर्ति पर जितनी पूर्ति है उतनी ही पूर्ति होगी। अल्पकालीन जिसमें पूर्ति चेंज होती है, अगर मांग बढ़े या मांग घटे तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। दीर्घकालीन जिसमें ये चीज़ की बहुत ध्यान दिया जाता है कि पूर्ति कितनी, मांग कितनी हो रही है या फिर मांग कम रही है, तो उस हिसाब से इसमें पूर्ति की जाती है। और अति दीर्घकालीन में भी इसी तरीके से इसमें बहुत लंबा समय का अंतर रहता है, जैसे 6 महीने, साल भर, ऐसे। ठीक है, तो आज हम फिर करने जा रहे हैं बाज़ार की विभिन्न स्थितियाँ। तो इसके अंतर्गत बाज़ार की स्थितियों को जानने के लिए प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बाज़ार 3 प्रकार की स्थितियाँ हो सके। बाज़ार की 3 प्रकार की स्थितियाँ हैं: पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की स्थिति, एकाधिकार बाज़ार की स्थिति और अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की स्थिति। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी 3 आते हैं: अल्पाधिकार, द्वैताधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता का बाज़ार। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की स्थिति। जो हम यहाँ पे जो सबसे पहला जो इसका भाग था वो पढ़ने जा रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की स्थिति। जब बाज़ार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता का बाज़ार कहा जाता है। मतलब कि ऐसा बाज़ार जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित ना करे, जो वस्तु की प्राइस है उसे प्रभावित ना करे, कि प्राइस को कम ना करे या ज़्यादा ना करे, वो चीज़। ठीक है, और इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टूथपेस्ट, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, इन सब के जो प्राइस होते हैं से मतलब थोड़े थोड़े का अंतर होता है। अगर मान लो पतंजलि का प्राइस बढ़ जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेप्सोडेंट ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर जिसे और अगर जिसे बहुत मतलब जिसे पतंजलि की ही अच्छा लगता है, जो पतंजलि ही यूज करता है, वो तो पतंजलि की प्राइस बढ़ने पर भी पतंजलि का ही टूथपेस्ट यूज करेगा। तो अब इसमें हम पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की निम्नलिखित विशेषताओं को देखेंगे। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या हो, इस प्रकार बाज़ार में ना तो क्रेता और ना विक्रेता अपने प्रयास से कीमत को प्रभावित करते हैं। मतलब इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और ये प्राइस को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब ना तो इन पर भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मांग होती है सामान की, क्योंकि क्रेता और विक्रेता बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखे थे टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, पतंजलि। मान लो पतंजलि का प्राइस बढ़ गया तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, पेप्सोडेंट पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। पेप्सोडेंट का बढ़ गया तो हम लोग कॉलगेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो प्राइस होता है, जो कीमत होता है, वो प्रभावित नहीं करता है। क्रेता और विक्रेता के बाज़ार में दिए गए मूल्य को स्वीकार करना पड़ता है। तो क्रेता और विक्रेता दोनों को ही स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मान लो पतंजलि का जो टूथपेस्ट है, इसका प्राइस आज बढ़ गया, 90 रुपीज़ है तो 100 हो गए, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। ऐसा तो नहीं है कि हम बोलेंगे पतंजलि नहीं लेना है अब हमसे, तो ये मतलब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा जो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की विशेषता है, वो इस पहली थी।
अब समानुपाती उत्पाद। इस प्रकार के बाजार में सभी उत्पाद फर्म के वस्तुओं वजन, रूप, गुण तथा मात्रा में समानुपाती होनी चाहिए। जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें समान उत्पाद होने चाहिए, मतलब उसके गुण, उसकी मात्रा सब कुछ सेम सेम होनी चाहिए। अगर वस्तुएं समानुपातिक होती है तो संपूर्ण बाजार में उनके मूल्य एक समान होंगे। अगर मान लो सभी जो उत्पाद हैं वो अगर सेम सेम है तो बाज़ार में उनके प्राइस भी सेम होंगे। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। इसके अंतर्गत उद्योग में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, मतलब कि आप फर्म में कभी भी आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब आ गए तो आपको जाना नहीं है या चले गए तो आना नहीं है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में आपकी मर्जी है कभी भी आना कभी भी जाना, मतलब प्रवेश भी कर सकते हो स्वतंत्र रूप से और बहिर्गमन भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होती है। अगर उद्योग में लाभ होता है तब नई फर्में वहाँ प्रवेश करती है। अगर कोई उद्योग है उसे लाभ हो रही है वो उद्योग में, तो नई फर्में वहाँ पे प्रवेश करती है जो छोटी छोटी फर्में होती हैं। यदि वहाँ अगर हानि होती है तो कुछ फर्में उद्योग से बाहर हो जाती है। मतलब ये तो सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट होगा तो आप उसमें जाओगे और लॉस होगा तो आप वहाँ से निकल जाओगे, वही बात है। अगर किसी उद्योग में प्रॉफिट हो रहा है तो छोटे छोटे फर्म उसमें प्रवेश करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो छोटे छोटे फर्म उससे निष्कासित हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। बाजार का संपूर्ण ज्ञान। इसके अंतर्गत क्रेताओं को इस बात की अवश्य जानकारी दी जानी होनी चाहिए कि किस वस्तुओं को किस मूल्य पर तय तथा किस स्थान पर बेची जानी चाहिए। उसी प्रकार विक्रेताओं को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि क्रेता उस वस्तु के लिए कितने मूल्य का भुगतान करना चाहते हैं। मतलब इसमें ये बोल रहा है बाज़ार का संपूर्ण ज्ञान। हमें पता होना चाहिए कि बाज़ार कहाँ पे लग रही है, बाज़ार की वस्तुओं के प्राइस कितने हैं, बाज़ार में प्राइस, हम उस प्राइस पे हम वस्तु को खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। ये सब हमें बाज़ार की संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, क्रेता और विक्रेता दोनों को ही। साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इसके अंतर्गत वस्तुओं के गतिशीलता पर किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं होना चाहिए। यदि उत्पादन के साधन पूरी तरह गतिशील होंगे तो वे उन क्षेत्रों में सबसे अधिकतम साधनों का मूल्य पाएंगे। मतलब साधनों की पूर्ति पूर्ण गतिशीलता। जैसे मतलब जो साधन है, मान लो किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो उसमें साधन की आवश्यकता होती है ना, कि कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, साधन क्या है हमारे पास उसको उत्पादन करने के लिए। तो ये सब उसकी पूर्ण गतिशीलता, मतलब ये सब इस सब की जो होती है वो अपनी मर्ज़ी से होती है कि आप पूर्ण गतिशीलता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं। आप अपने साधनों को बिना रोके, बिना उस पर नियंत्रण किए आप अपने साधन बढ़ा सकते हैं। मूल्य नियंत्रण का अभाव। मूल्य पे नियंत्रण नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत वस्तु एवं मूल्य के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण बाजार वस्तुओं का मूल्य एक समान नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने बाजार में, जैसे आपने पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ा दिया या फिर उसका प्राइस घटा दिया, मतलब प्राइस सेम सेम होने चाहिए, थोड़े बहुत पैसों की डिफरेंस होनी चाहिए, मतलब सेम ही होनी चाहिए। क्रेताओं और विक्रेताओं की पूर्ण प्रतिस्पर्धा। इसके अंतर्गत क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिताएं पाई जाती हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब जितने क्रेता की संख्या होगी उतनी ही विक्रेताओं की संख्या होगी, अर्थात क्रेता का क्रेता से तथा विक्रेता का विक्रेता से, तथा वे अपने उत्पाद का स्वतंत्र रूप से मोल भाव कर सकते हैं। मतलब आप मोल भाव कर सकते हो, जैसे हम मोल भाव करते हैं कि आप मुझे ये चीज़ इतने में दे दीजिए, ये उतने में दे दीजिए। ऐसे क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को छूट मिली है कि आप कर सकते हो।
यातायात लागत की अनुपस्थिति, इसके अंतर्गत हम मान लेते हैं कि यदि यातायात लागत को शामिल किया जाता है, तब वस्तुओं के यातायात लागत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न भिन्न होगा या उनके बाजार मूल्य भी अलग होंगे। मतलब अगर यातायात लागत की अनुपस्थिति पाई जाती है, क्योंकि अगर यातायात की उपस्थिति होगी तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं और बाजार के फिर मूल्य में अलग अलग मतलब उनके जो प्राइस है वो चेंज हो जाएंगे कि उसने कुछ और प्राइस कर लिया, उसने कुछ और प्राइस कर लिया, ऐसे मतलब कि डिफरेंसेस देखी जाएंगी। इसीलिए यातायात लागत की अनुपस्थिति होती है, जिससे आप एक ही स्थान पे बाजार कर सको। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और मैं असाइनमेंट भी बना रही हूँ, जैसे ही बन जाएगा मैं अपलोड भी कर दूँगी। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।